अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें, और लगता है ऐसा है कि अब जो सियासत का पहिया है वो घूमना शुरू हो गया है। एक के बाद एक केस में बानी पीटीआई को अदालत से अब रिलीफ मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तोशाखाना केसेस की मुअत्तली के बाद आज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में भी बर्रियत मिल गई है और जो उनकी सज़ाएं थी उन्हें कलअदम करार दे दिया गया है। फिर इद्दत निकाह केस में भी फैसला होने को था, जब अचानक जज ने खावर मानिका के एतराज़ पर केस से दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए ख़त लिख दिया और दूसरी अदालत में मुंतकिल भी कर दिया गया है। फिर कल क्योंकि 4 जून है तो अलकादिर ट्रस्ट का भी अहम केस है जो कि समात के लिए अडियाला जेल में इसकी भी समात होगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम दे दिया है इस सज़ा को और दोनों मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया है। वो अलग बात है कि अभी फ़िलहाल बानी पीटीआई के जो रिहाई के इम्कानात हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो 9 मई के केसेस हैं वो अब भी उनकी रिहाई की राह में रुकावट बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि साइफर जो कि एक खुफिया दस्तावेज़ है और उसके मतन को पब्लिक में बयान करना और फिर इस लेटर की मुबैना कॉपी को जलसे में लहराना अगर गैर कानूनी अमल था और कौमी सलामती के लिए ख़तरा था, तो फिर रियासती वकील दुरुस्त अंदाज में केस को अदालत में क्यों साबित नहीं कर सके। फिर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकला जिन के आपस में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन इन इख्तलाफात के बावजूद यकीनन आज जो इस केस का फैसला आया है पीटीआई के लिए एक खुश आइंद है। तो इस केस में मुल्जिमान की बरीयत हुकूमती वकला की नाकामी है या फिर तहरीक इंसाफ की वकला की कामयाबी है या मेहनत है, या इस केस की बुनियाद ही इतनी कमज़ोर थी या केस कुछ बनता ही नहीं था, सिर्फ एक इसे सियासी मकासद के लिए बनाया गया था, जिसकी वजह से आज ये अदालती फैसला हमारे सामने आया है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं एतजाज़ अहसन, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दिया गया है कि वो जो ये उनकी रिवायत है कि हम इससे बात नहीं करेंगे उससे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात तय करेंगे, इस रविश को थोड़ा तब्दील करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंसान को नरम मिजाज होना चाहिए, ख़ास तौर पर सियासत में। अगर ये रविश तब्दील कर ली जाए पीटीआई की जानिब से तो जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ ने पीटीआई को नुकसान पहुँचाया है। और उन्होंने मशवरा दिया है ये कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अगर बातचीत कर ली जाए और उनसे इस मामले पर बात की जाए तो ये मामला जो है वो सुलझ भी सकता है। और अब देखना ये होगा क्या बैकडोर कुछ इस हवाले से बातचीत हो रही है, क्या पीपल्स पार्टी ने कुछ ऑफ़र उनको की है, और इस पर जो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और अहम जो मौजू है आज हमारे शो का वो भी कुछ अदालत के हवाले से ही है, और वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तहरीक इंसाफ की जानिब से अदम एतमाद किया गया है। पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में जुम्मे को ये फैसला किया गया है कि हम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो है वो अदम एतमाद करते हैं और पार्टी और बानी पीटीआई के जो भी मुकदमात हैं वो उससे अलग हो जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा का ये कहना है कि पीटीआई कोर कमेटी का फैसला था कि हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इस एतराज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच है जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कर रहा है। तो उस वक्त केस की समाअत के आगाज़ पर तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कोई ऐसा एतराज़ नहीं किया गया। तो अब हैरत की बात यह है कि वैसे तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं करते, लेकिन दूसरी जानिब जो केस की समाअत हो रही है तो उस वक्त इस तरह के कोई भी हिकमत अमली या कोई भी ऐसा अदम एतमाद का वाक़या हमारे सामने नहीं आया है। तो क्या तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद सिर्फ अदलिया पर दबाव डालने के लिए है, या फिर ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वकला की जो कोर कमेटी है वो इस फैसले को मानने से इनकार कर रही है। तो असल में वेलकम बैक। अगर हुकूमत बड़े बड़े दावे करने के बजाय साइफर केस पर उस तरह से काम कर लेती जिसमें हुकूमत का ये कहना था कि ये बड़ा ख़तरनाक केस है और ये बानी पीटीआई के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो शायद आज जो फैसला आया वो कुछ मुख्तलिफ होता, क्योंकि आज हमने देखा कि साफ नज़र आया कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी और यही वजह थी कि बानी पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी को जो है वो इससे केस में रिलीफ
ملا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جب میڈیا سے گفتگو کی گئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کیس ہمارے خلاف بنتا ہی نہیں تھا، یہ سیاسی مقاصد کے لیے کیس بنایا گیا تھا جس میں آج ہمیں ریلیف ملا ہے۔ تو آگے اب اس کے سیاست پر اثرات کیا ہوں گے، اسی موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے معزز مہمانوں سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ سرینہ خان صاحبہ پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرینہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تمام خواتین کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ سب سے پہلے سرینہ صاحبہ آپ سے میرا سوال ہے، آج جب یہ فیصلہ آیا تو بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، تو اب امید رکھیں کہ اب برسات ہونے والی ہے ریلیف کی؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہم نے تو بہت ہی صبر اور استقامت کے ساتھ ہر وہ غلط کیس جو ہم پر دائر کیا گیا، ہم نے اس کا جدوجہد سے بھی مقابلہ کیا اور عدالتی میدان میں بھی مقابلہ کیا ہے۔ یہی ایک سیاسی روایات ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں، یہ ہماری قربانیوں کا وقت اور اب ہمیں ثمر بھی ملا۔ بالکل ہم روز اول سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو سائفر کیس ہے یہ ایک بے بنیاد کیس ہے جو ہمارے کپتان پر بنایا گیا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے ان کا مطلب ایک کلیئر سٹانس تھا اس سائفر کے بارے میں۔ دیکھیں ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، کوئی بھی بیرون ملک سے ہونے کوئی بھی منسلک شخص یا کمیٹی یا لوگ یا حکومتیں ہمارے ملک کے فیصلہ نہیں کر سکتی، اور کیسے کوئی جو ہے وہ اتنی بڑی انہوں نے سازش کر ڈالی۔ یقیناً ظاہر ہے یہاں پہ ملک میں بھی سہولت کار تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ جی تو اور یہ دیکھیں نا ڈونلڈ لو کو بھی ان کی اپنے یہاں پر تو بڑا ان کو لوکل مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا، جو ہماری اپوزیشن انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کے اپنے ملک میں ان کو کٹہرے میں بھی کھڑا کیا گیا تھا اور ان پر انگلی بھی اٹھائی گئی تھی ڈونلڈ لو پہ اسی بات پر۔ یہ جو سائفر کی جو مداخلت کہہ لیں، سازش کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، پاکستان کو ختم کرنا ان لوگوں کا مقصد رہا ہے ہمیشہ، اور پی ٹی آئی جو ہے ہمیشہ پاکستان کو بچاتی ہے، سیف گارڈ رہی ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بعد میں جو موقف آیا وہ سامنے آیا کہ جنرل باجوہ نے اور فیض حمید نے حکومت گرائی تھی، امریکہ اس میں شامل نہیں تھا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکچوئل جو چیز تھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ عدالت میں جانی ہوتی ہے اور جو عدالت کے بیان ہوتے ہیں، عدالت میں دیے گئے بیان وہ جو ہیں وہ مستند اور مانے جانے چاہیے۔ جو فیکٹ بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں امریکہ کا ایک رہا ہے رول ہمارے ملک میں ابھی سے نہیں، سالہ سال سے، اور اب اس کا خاتمہ ظاہر پی ٹی آئی جو فلیگ بیریئر ہے اسی نے پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہمارے کپتان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں انڈیو اس کے لیے کہا تھا۔ بالکل اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے سائفر کیس جو ہے وہ ہمارے حق میں ہمارے لیڈران دونوں شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے کپتان ہمارے لیڈر حقیقی وزیر اعظم عمران خان ریلیز ہو گئے، مطلب ریلیز ہو جائیں اللہ کرے، لیکن یہ کہ باعزت بری ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان تمام قوتوں پر جو کہ ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن سرین صاحبہ، چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر تحریک انصاف تنقید کرتی رہی ہے ماضی میں، اب انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا ہے یقیناً پی ٹی آئی کے یہ حق میں ہے، تو کوئی اعتراض تو نہیں، خوش ہیں؟ اچھا دیکھیں، جج نہیں بولتے، فیصلے بولتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں، اور لیکن ججز پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے نا، نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے فیصلے بولتے ہیں، اور ہو جاتا ہے اعتراضات آتے ہیں تبھی تو عدم اعتماد لوگ کرتے ہیں عدالت پہ، اور پھر وہ آگے کیسز ریفر کر دیے جاتے ہیں دوسرے، یہ قانون میں شق موجود ہے اس چیز کی اور ریفر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بے بنیاد کیس تھا اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ میرا کپتان جو تھا وہ حق پر تھا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا آپ بتائیے فوزیہ صاحبہ، آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس فیصلے کی وجوہات، آج جو سائفر کیس ہمارے سامنے آیا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی جانب، اس کی وجہ، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ دونوں جانب سے حالات تو ایسے لگتے ہیں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا، الیکشن سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو سزا دلوانی تھی، 10 سال کی سزا دینی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ پروسیکیوشن کچھ کمزور تھی یا پیچھے ہٹی ہے حکومت اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک کیس بنا اور اس کیس کا ایک ٹرائل ہوا اور آج اس کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سیاسی مقدمات سے جو ہے وہ ان سے مبرہ ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو شخص اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے کام کر رہا ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ وہ شخص جو کہ
आवाम के लिए खड़ा हुआ है, उसको हमें सपोर्ट करना है। इससे कतई ताल्लुक़ की अगर कतई नज़र कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इन तमाम चीज़ों से बहुत बड़े हैं। आप ये देखिए कि आपका जो नौजवान है वो परेशान हुआ है। आप कराची का अमन व अमान देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको हमें बैठ के देखना पड़ेगा। तमाम सियासी जो लीडरान हैं उनको एक पेज पे आना पड़ेगा। जो हम पीटीआई बानी की जो बात करते हैं और ये जो भी फ़ैसला आया है, ये खुशाइन भी हो सकता है, लेकिन ये कि ये अगर इतना ही कमज़ोर ये चीज़ थी तो इतनी अरसे तक इसको चलाने की वजह क्या थी, ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन इस पे मैं ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करूँगी, ज़्यादा गुफ्तगू हमें इसलिए उन चीज़ों पे करनी है जो हमारे मसाइल हैं और उनके मैकेनिज़्म को ठीक करने का क्या मैकेनिज़्म है हर पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन फौजी साहिबा, जब हुकूमती मसाइल हल होंगे, हुकूमत अपने झमेलों से निकलेगी तो वो आवाम पर तवज्जो देगी ना, उनके अपने इतने मसाइल हैं। बिल्कुल, देखिए आप मसाइल की बात, चूँकि मैं तो सिंध असम्बली की मेंबर हूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि सिंध असम्बली में आपका इजलास ही नहीं होता। आप क्या करेंगे? मेरे इलाके में हमने एक इशू आया, हमने लेटर्स लिखे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म के लोगों को, बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड। तो आप क्या करेंगे? हम और फिर इसी तरह से अगर हम वफाक की बात करते हैं तो वफाक में भी हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा और उस तरह से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, क्या हमने कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है? ये जो आजकल के जो हालात हैं कि हम अपने शहर को एक्सपैंड करें, ठीक है, वी डोंट डिस्कस दीज थिंग्स। हम सिर्फ ये कहते हैं कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत बुरा कर दिया, वो करप्ट थी और उसके इतने लोग जेल में हैं और वो जेल से रिहाई करते हैं, उस पर हम शादियाने बजाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि असम्बलियों में बैठे हुए हैं जिन पे इतने इतने केसेस हैं। तो मतलब क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? आप इस तरह के लोगों को अगर असम्बलियों में लेकर के जाएंगे और उसके बाद फिर वो कहीं से बरी होके आते हैं तो आप उसको शादियाने बजाते हैं, तो आपने किया क्या है? ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना होगा। ठीक है, अच्छा मुज़र्रत साहिबा, बुनियादी तौर पर आपको ये केस कमज़ोर नज़र आता है कि बेजान था, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था, या आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन ही कमज़ोर रह गई इसमें, उस तरह से साबित ही नहीं कर पाए? देखिए खुदा चीफ जस्टिस ने रिमांड शुमाला, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये कि जिस तरह से आपने कहा कमज़ोर था या कुछ भी था, साइफ़र का जो शुरुआत थी वो किसी आम शख्स ने नहीं की थी। उस वक्त का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था और उन्होंने खुद ही लहरा के मतलब तमाम जलसों में आवाम से लहरा के कहा कि ये साइफ़र है और उसमें ये बाकायदा है कि मेरी गवर्नमेंट गिराई जाए वरना मुल्क को नुकसान होगा। इस किस्म की बातें उन्होंने की। इस चीज़ से तो कोई दो राय इसमें तो कोई है नहीं। लेकिन बात दरअसल ये कि जहाँ तक अदलिया ने, मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने फ़ैसला किया है, मैं समझती हूँ कि उस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो हो सकते हैं किसी को, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी शख्स उस पर एतराज़ नहीं कर सकता। जो भी फ़ैसला आया, कम अज़ कम मेरी पार्टी और मेरे जैसी पॉलिटिकल वर्कर तो उसको मनो अमल तस्लीम करती है और हम अदलिया के किए गए फ़ैसलों पे हम किसी किस्म का कोई एतराज़ या कोई ऑब्जेक्शन इस तरह नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, हर एक को तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एतराज़ नहीं। लेकिन प्लीज़ मेरी बात देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए तो मेरे शहीद बाबा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ के कटहरे में जब देखा गया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला और उन्हें तख्तादार पर चढ़ा दिया गया और इतना अरसा, तवील अरसा गुजरने के बाद वो फैसला आता है और जब मोअज़्ज़िज़ अदलिया कहती है उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका, तो मैं समझती हूँ इतना अजीम लीडर हमने गवा दिया और उसके बाद हम दुहाई करें या हम कहें कि हमने उन्हें इंसाफ नहीं दे सके, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, ये इंसाफ देना और ये सब चीज़ें करना, और हमें अपनी अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है और होना भी चाहिए। जिस तरह से आपने बड़े अपने इंट्रो में भी और अभी मेरी बहन सरीना से भी बात करते हुए आपने कहा कि यही जस्टिस आमिर साहब ने जो कर रहे थे फैसले, या उसमें था उस वक्त ना सिर्फ खान साहब ने बल्कि पूरी पीटीआई के लोगों ने बहुत तनकीद की उनके ऊपर। और आज अगर इस फैसले में आए, देखिए हमेशा जहन में ये रखें, ये फैसला देखिए मैं आपको देखिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी शख्स अगर आपके पास पॉजिटिव आपके पास रिजल्ट आया तो उसको आप वेलकम कहें, और अगर आपके हक में नहीं आया
तो उसके ऊपर जो है ना आप तनकीद करना शुरू कर दें, तो मैं समझती हूँ ये भी ज्यादती होती है। अभी आप कह रही थी कि पीपल्स पार्टी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट करने पे आती तो हम शहीद बाबा को ना गवाते। कभी भी हमने अदलिया पर इस तरह तनकीद नहीं की है, हमने हमेशा फैसलों को तस्लीम किया है। सिर्फ अदलिया पर क्या, हम समझते हैं कि जितने भी इदारे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और जब तक कोई भी इदारा अपनी डोमेन में रहकर काम नहीं करेगा तो मैं समझती हूँ कि तब्दीली ना मुल्क में आ सकती है ना आवाम में बेहतरी आ सकती है। लेकिन मुस्तरा साहिबा, जस्टिस बंदयाल के हवाले से भी तनकीद की जाती रही है ना पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो आपको नहीं लगता कि सियासी जमातें खुद ही अदलिया पर, जजेस पर तनकीद करती हैं? तो ये एक रिवायत तो सियासी जमातों की तरफ से परवान चढ़ी है। देखिए शुमाइला, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी 2 बहनें मौजूद हैं और माशाल्लाह आप भी मौजूद हो। पीपल्स पार्टी के अंदर के लिए कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इस किस्म की मतलब गालम गलोच की सियासत की, या हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया कि जिसमें हम अदालत को या किसी भी अपने इदारे को हम गलत कह। बिल्कुल देखिए, गलत चीज़ को गलत कहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह से तनकीद, इस तरह बेजा तनकीद नहीं कि हम उसको, उसकी फैमिलीज़ को जाके उनके मतलब अंदरूनी मामलात को इतना उजागर करें, मैं समझती हूँ कि ये गलत है। लेकिन मैं यहाँ एक थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करूँगी। मेरी बहन ने जो ये बात की है, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। देखिए, जो भी चीज़ है, अगर केस था उसमें आपने अभी एमकेएम का भी जिक्र किया, इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि एमकेएम ने कभी भी, ये इसकी तारीख रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी इदारे को लेके हम जो है डिफेम करें या अदलिया पे हम इस तरह से कीचड़ उछाले। काबिल एहतराम हमारे जजेस हैं, लेकिन अब जो फैसला आया है तो मुस्तफा कमाल की जानिब से अभी आपने देखा, कहा गया, उनकी जानिब से तनकीद की गई है, तो तनकीद तो करते हैं। देखिए वो उस पे उन्होंने जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी पे शायद बात की है मुस्तफा कमाल जी। तो देखिए वो उन्होंने जो बात की है वो डिफरेंट उसमें है। उन्होंने कोई किसी को डिफेम नहीं किया कि नाम लेके किसी को बात की जाए। हमें देखिए, सियासत में पहली बात तो ये कि कोई चीज़ हरफ़े आखिर होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने दरवाजे बंद नहीं करने। यहाँ तो ये हो गया है कि आप एक इदारे को इतना डिफेम कर देते हैं, और उसके बाद जो है जो आपके वो लोग, जब आपके सैलाब आते तो वो लोग पहुँचते हैं, जब आपके पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी चाहिए होती तो वो लोग पहुँचते हैं, जब आपके अर्थक्वेक्स आते तो वो लोग पहुँचते हैं, वो लोग लाते भी हैं। नहीं देखिए, एक इसको ये आपकी कमज़ोरी है। आपने सिविल जो इदारे के जो लोग हैं, जो हम पॉलिटिशियंस हैं, हम क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़े हो रहे? बिल्कुल, जब तक हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे चलेंगी। ठीक है जी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, देखें, अगर अदलिया के ऊपर तनकीद के लिए बाबाए तनकीद कहा जाए तो वो मुस्लिम लीग नून है। उनके तो जलसों के दौरान जो है स्क्रीन पर जजेस के बारे में जो मतलब चीज़ें लगाई गई और बातें की गई उनके जलसों में, ये सबको पता है, ठीक है, ये कोई आवाम अच्छे से जानती है। दूसरी बात ये बहुत ही दुख और तकलीफ़ की बात है जब अदलिया, जो हमारे 6 जजेस ने उठकर जो है जो बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया कि कैमरास फिट हो रहे हैं, ये हो रहा है। यहाँ तो आप छोड़ देना कि कोई एक स्टेटमेंट दे दिया किसी ने, यहाँ हो क्या रहा है इसको देखें, और इसको रोकना ज़रूरी है, और इसको रोकेंगे ये जमहूरी। लेकिन रोकने का एक तरीका कार भी तो सरीना साहिबा होना चाहिए, वजह होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जिस तरह से जजेस पे एतराज़ करना वो मुनासिब नहीं। मैं आपको ये सोशल मीडिया भी उनके घरों की पामाली, चादर चार दीवारी की पामाली ना हो, मुक़द्दस सुतून है। इस वक्त जो बैलेंस, जिस वक्त सारे जो चीज़ें थी वो तहस नहस हो रही थी, अदलिया ही तो वो सुतून है कि जिसने बैलेंस कायम रखा पाकिस्तान के अंदर। मैं आपसे लेकिन इसमें यह कहूँगी कि ठीक है, देखिए, एज अ होल अदलिया जो है बिल्कुल कभी कभार जानिबदारी का अगर मुजाहरा हो जाए तो वही बात है, लेकिन उसके भी तरीक़े अदालत के अंदर ही उस चीज़ को उठाना चाहिए, मैं ये समझती हूँ, बनिस्बत के मीडिया और इन चीज़ों में। दूसरी बात ये है कि देखें, अब वक्त आ गया है कि कवानीन बने, लेकिन कैसे बनेंगे मेरी बहन, जब असेंबली में चोरी शुदा मैंडेट के जरिए लोग मौजूद है, कैसे इजलास होंगे, कैसे जो है। मैं एक तरफ में इनकी बातों से मुत्तफिक हूँ कि फौजिया साहिबा की कि मतलब अब वो चीज़ें बननी चाहिए, वो कानून रवा होने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन कैसे होंगे जब जाली मैंडेट के लोग आके बैठेंगे। एहसन साहब ने ये मशवरा दिया है कि आसिफ अली जरदारी से
बात की जाए तो ये जो मुज़ाकरात का एक दरवाज़ा है वो तहरीक इंसाफ को खोलना चाहिए, वरना सियासत को नुकसान होगा। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं एतजाज़ अहसन, उनकी जानिब से ये मशवरा दिया गया है तहरीक इंसाफ को कि वो ये रविश को तब्दील कर लें कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, क्योंकि इसने तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुँचाया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी मशवरा दिया है कि जो सियासत के गुरु हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, उनसे मिला जाए, उनसे मुलाकात की जाए और इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए। तो क्योंकि मुसर्रत साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमें बताइए कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ऑफ़र वगैरह की है या सिर्फ मशवरा ही समझा हमें? नहीं, देखिए हमने तो PTI के जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, सारी बात है खान साहब, उनसे पहले भी जब वो गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि खान साहब आप बेहतर काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और अगर गलत ट्रैक पे होंगे तो हम सही मायनों में अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और अभी भी जब इलेक्शन हुए तो हमने तो खुले दिल से कहा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जमहूरियत के अंदर तो दरवाजे बंद नहीं होते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से कहती है कि बात करें। और मेरे चेयरमैन डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि टेबल टॉक की जाए, बात की जाए और बात करने से जो है ना मामलात सॉर्ट आउट होते हैं। लेकिन खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट में थे, तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे कहा जाता था कि आप जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे बात करें, तो खान साहब कहते थे कि ये चोर हैं और ये इन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लिहाजा हम इनसे बात नहीं करेंगे। उस वक्त भी नहीं करते थे। और अब वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी जमात मौजूद है, अपोजिशन में तो अब भी एक दफ़ा नहीं बारहा मेरे चेयरमैन तो कह चुके हैं कि बैठें और बैठ कर बात करें और मिलकर ही फैसले किए जाएंगे, और अगर ये फैसले अब नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। ठीक है सरीना साहिबा, वही बात जो कि मुसर्रत साहिबा भी करी है कि जब हुकूमत में थे तब भी कहते थे कि चोर डाकू हैं, मैं दहशतगर्दों से बात कर लूँगा, इनसे बात नहीं करूँगा। आज अपोजिशन में तब भी कहते हैं कि बात नहीं करूँगा, इन्होंने मैंडेट चोरी किया। तो फिर अच्छा, तो क्या ये दोनों बातें हकीकत नहीं है? तो फिर लेट्स कम टू द फैक्ट। सर्वे पैलेस से लेके अब तक, या ये जो दुबई में ये जो नवाज शरीफ और उनके जो अहलो अयाल ने महलात बनाए हैं, बैकग्राउंड चेक कर लें कि क्या इतने अरबपति खरबपति थी ये लोग 40 साल पहले। लेकिन अच्छा, तो वो पाकिस्तान के अंदर। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बताऊं लॉजिक, कोई बात अगर हमारे कप्तान ने जो बात की वो अवाम की भलाई, उसकी बालादस्ती, उसके राइट्स के ऊपर ही तो हमारी ये पार्टी खड़ी हुई है और हम आवाम में से ही हैं। आम इंसान को पहले तो ऊपर लाया गया जिसमें हमारे सरनेम्स जो हैं वो मैटर नहीं करते। हम किसी के मतलब हमारे बाप दादा इस पार्टी में नहीं है, ठीक है, और हम आम लोगों में से उठकर आए तो हम ही तो हैं जो आवाज़ हैं और हम सब मिलकर एक शूरा की तरह चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं, हमारी तंजीम, हमारे सबसे बड़ा जो है हमारे कप्तान जो है, हमारे कायद इमरान खान, वो फैसला करते हैं। उसके बाद उनके साथ जो है कोर काबीना है हमारी पूरी। तो ये जो फैसले लिए जाते हैं, बिल्कुल मशवरा कोई भी दे सकते हैं हमें, सर आंखों पर मशवरे, लेकिन अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपेंड करती है ऑब्वियसली हमारी जो शूरा है उस पर, और उसको कायद हमारे इमरान खान जो है वो। लेकिन किसी पे तो ट्रस्ट करेंगे ना। अच्छा देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं है, बहुत सी जगह जमात इस्लामी के साथ देखें, उन्होंने माना, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। हाफिज साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा मेरा बनता ही नहीं है, मतलब उनके जो और PTI की सीटों के साथ चोरी हुई है और हमें अल्लाह को भी जवाब देना, जो फैक्ट बात है। देखें ये फैक्ट है, फॉर्म 45 ही हकीकत है। 47 जो है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है। उसके बाद जो है पाकिस्तान के मतलब मुल्क पाकिस्तान और अवाम एक है ना। देखिए सॉवरेनिटी जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अल्लाह पाक की है, और उसके बाद जो है वो हमारा आइन बड़ा मायने रखता है कि आइन की पामाली नहीं हुई है, क्या इलेक्शन कमीशन ने भी जो है क्या अपना रोल नहीं प्ले किया जानिबदारी का, क्या हमसे हमारा निशान छीना गया, हमसे जो है वो गलत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत केसेस बनाए गए, हमारे साथ खवातीन की जो चादर और चार दीवारी की पामाली हुई है वो दौरे हाजिर में मिसाल नहीं मिल रही उसकी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो के साथ माजी में जो हुआ था वो भी गलत था, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो भी गलत था, और आज जो इमरान खान और उनकी तमाम जमात बिलखुसूस खवातीन के साथ हुआ है वो भी गलत है। लेकिन अभी भी सरीना साहब, अभी भी PTI इसी बात पर मुत्तफिक है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे। देखिए आपको यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से, फिर
नून लीग के दीगर रहनुमाओं की जान से। कल मुस्तदिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दीवारों से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? देखिए तो कोई तो रास्ता होगा। फैसलों पे देखिए, बात यह है कि फैसलों पे कादिर कौन है, कौन अपने खुद के फैसले मतलब लेता है और करता है, डिपेंड ये करता है ना। तो जो फैसलों पे कादिर हों, गुफ्त शनीद भी उन्हीं से होती है। ठीक है, आप क्या कहेंगी फौजिया साहिबा, जो गुफ्तगू आपने देखी अभी? देखिए, मैं तो पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात कर चुकी हूँ कि सियासत में बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है और सियासत में सबको साथ लेके चला जाता है। अगर आप ये कहें कि मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, तो ये इससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा, तो फिर आप सियासी रहनुमा नहीं है, फिर आप एक डिक्टेटर हैं। तो डिक्टेटर की तो कोई जगह नहीं है सियासत में, ना ही डेमोक्रेसी में, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बहुत काबिल एहतराम बहन है, लेकिन एक चीज़ है कि जब तक हमारे सियासी रवैये नहीं होंगे, हम कभी कहीं कोई काम कर नहीं सकते, ना इस मुल्क के लिए, ना इन आवाम के लिए। सबसे पहले तो आप अपने इन हाउस को इन ऑर्डर करें, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्शन की बात आती है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह से हुआ पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये कह रहे हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे नए चेहरे थे जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन इस जगह पे ये मेरी बहन भूल गई कि एमके में भी ऐसे ही लोग हैं जिनका कभी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन वो बिल्कुल बहुत अहम पोजीशंस पे रहे। मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मैं एमके भी रही अब हूँ और एमएनए भी रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगहों पे काम भी किया, और मेरा काम सबके सामने है। देखिए, अच्छाई बुराई हर जगह है, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि अगर ये बुराई है तो उसको थूक दे, नहीं, सबको साथ लेके चले। इम्प्रूवमेंट की जगह का टाइम हर वक्त होता है, आप इम्प्रूव करें। और थोड़ा सा मैं अपने पीटीआई के जो दोस्त हैं उनको ये मशवरा ज़रूर दूंगी, थोड़ी सी लचक पैदा करें पॉलिटिकल, क्योंकि डेमोक्रेटिक रवैये जब तक नहीं होंगे, मतलब ये इनके अपने वो हैं जो मैं लागू नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन सजेशन और एडवाइस दे रही हूँ कि जब तक आपके डेमोक्रेटिक रवैये नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जमात की अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने सीट अगर छोड़ी है तो जमात ने सिंध में सीट क्यों नहीं छोड़ी? यहाँ तो वो बैठे हुए हैं असेंबली में। तो ऐसा नहीं है, उनके अपने मसले मसाइल थे जिसकी वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी है। ये इल्ज़ाम भी पीटीआई लगाती है ना कि सीटें मैंडेट चुरा के एमक्यूएम को दी। देखिए, अगर सीटें मैंडेट चुरा के, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। मुझे तो, मैं चाह रही थी कि आप ये सवाल मुझसे करें। 2018 में क्या हुआ था? पीटीआई का एक तो ये बड़ा मसला है कि अगर तो इनको सब कुछ मिल जाए तो ये बहुत खुश होते हैं, और अगर इनसे कुछ चीज़ छीनी जाए तो ये, वो जो एक बच्चा होता है ना जो गली में बैठ कर रोता रहता है, उसको सब कुछ दे दो फिर भी वो रोता रहेगा। बात ये नहीं है। आपने मैंडेट, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, जिस तरह से जी, जो इस तरह से आपने चोरी किया, एज इट इज़ वो मैंडेट हमारे पास आया है। ठीक है। आज आप ये देखिए, पीटीआई के अवामी नुमाइंदे, आपको अगर वो उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता तो इसका ये इट डजंट मीन कि आवाम जो है, आप आवाम में रब्ता ही ना रखी, वो कहीं नज़र नहीं आते। आपको हर जगह ग्राउंड लेवल, अभी भी आप अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाए, सब लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और पहले भी हमने काम किया है। पीटीआई को प्लीज़ उनसे कि मैं ये चाहती हूँ कि वो इस चीज़ से बाहर निकलें, प्लीज़ ये इस चीज़ से बाहर निकले कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इन्होंने मैंडेट नहीं चोरी। आप काम करें, इलेक्शंस आने दें, इलेक्शन में पता चल जाएगा, जिसने काम किया आवाम उसको वोट दे देगी, दैट्स इट। अब मतलब आप खुद सोचें, मेरे ख्याल में जो यहाँ लोग पीछे खड़े हुए हैं पसे पर्दा, उन्होंने भी जिनको वोट डाला है वो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान ने वोट जो है मेजॉरिटी के साथ जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये वो मैं ना मानूं वाली बात है, जो मर्जी हो जाए मैं ना मानूं, ऐसा नहीं है। 44-45 एक हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है, आप इसको झुटला ही नहीं सकते। लोग खड़े में इस वक्त तादाद में, जो वोटर्स हैं वो अदालतों में जा रहे हैं। एक एक केस फाइल हुआ है कराची, पूरे पाकिस्तान में। मैं कराची चले यहाँ बैठी हुई हूँ, कराची की बात करती हूँ। इस वक्त हमारी 18 से 20 सीटें हैं जो चुराई गई हैं नेशनल असेंबली की, कोई हद होती है। 35 से 40 के दरमियान जो है वो प्रोविंशियल असेंबली की चुराई गई हैं मैंडेट। और इतनी खुली के फाफन ने, इंटरनेशनल जो इदारे यहाँ पर आए हुए थे जो न्यूट्रल हैं, जो ना ये पार्टी ना वो पार्टी, उन्होंने भी माना है कि इतनी बदतरीन धांधली, और ये हुई जिस लेवल पर है ये हमें पता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हर मौक़िफ़, नज़रिया बदलना नहीं चाहिए।
میں بالکل میں تو خیر میں اس وقت بھی میں جب طارق عظیم صاحب حیات تھے ایم کیو ایم کے اور وہ لوگ تھے، وہ جو اے ٹیم تھی، میں چھوٹی تھی مگر انہی محلوں میں مکہ چوک کے پاس ہی پلی بڑی ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھا ہم نے کیا کہ پاور کا مس یوز کیا گیا اس پارٹی کے تحت، ایم کیو ایم کے تحت. اگر بات کی جائے ہم پاکستان تحریک انصاف کی کبھی بھی نہ ماضی میں نہ ابھی نہ آگے جا کے کبھی کوئی ملیٹنٹ ونگ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک اور بات آپ میری بات سن لیں کہ کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ ایک نظریہ ہوتا ہے انسان کا جس پہ وہ قائم ہوتا ہے. ہمارا نظریہ کرپشن کے خلاف. اچھا ایک مختصر ذرا اس کا جواب دیجیے گا. بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل تاحال نہیں ملا، اگر ملے گا تو پھر مذاکرات. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، وہی بات ہے کہ یہ وہ فیصلے ہیں کہ جس کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہر دوسرے دن جب ہماری کور کابینہ کی آج کل میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے اعلامیہ آتا ہے. وہ جب اس کے اندر آئے گی جو چیز وہی مستند اور وہی حرف آخر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے. ابھی تک آپ کا یہ اچھا دوسری بات یہ کہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، چلیں بریک لینے، بریک کے بعد پھر ہم اس پر مزید ڈسکشن کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تحریک انصاف کی جانب سے عدم اعتماد کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کیا گیا ہے اور جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور فل کورٹ بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے. سرینہ صاحبہ، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں چیف جسٹس پر عدم اعتماد کہا گیا ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہاں ایک اس کا تاثر لیا جا رہا ہے یا پھر واقعی تحریک انصاف کی جو وکلا کی کور کمیٹی ہے وہ اس فیصلے سے انکار کر رہی ہے؟ یہ کچھ تضاد دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھا تھا وہ والا دن کہ جب نشان کے اوپر جو کیس کیا گیا تھا. بات کی تھی میری بہن نے انٹرا پارٹی کی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کون سے ایسے سیاسی لوگ ہیں جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور جس میں وہ 2-4 بڑے بڑے ناموں کے ہٹا کر جو ہے وہ کوئی نئے لوگ یا پرانے ایسے لوگ. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں آج نواز شریف کے پیچھے جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈرز بھی جو ان کی پارٹی کے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے ان کی اولاد، ان کے پوتے، ان کے نواسے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. تو ہماری جنگ نا اسٹیٹس کو یہ ان چیزوں کے خلاف ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں ہم نے کیوں اس بات کو کرا، پوری پاکستان نے یہ دیکھا کہ انٹرا پارٹی کو بیس بنا کے جس طریقے سے باقی امتیازی سلوک ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، باقی پارٹیوں کے کدھر ہیں ریزلٹس اور چیزیں اور انٹرا پارٹی الیکشن، ذرا ان کے اوپر بھی تو بات کی جائے. کیا ان پر ہوئی؟ نہیں ہوئی. اچھا دوسری بات، جس طریقے سے ہمارا نشان چھینا گیا رات کے 12، پورا دن وہ کیس چلا، رات کے 12 بجے جب ہمارا نشان ہم سے اور وہ اگلے آخری تاریخیں تھیں جمع ہونا تھا، اس کے باوجود میں نے یہ بیٹل گراؤنڈ پہ، اب میں چونکہ سندھ کی صدر بھی ہوں تو میں نے خواتین کو کھڑا کیا الیکشن میں. راتوں رات بہت ساری چیزیں ہوئیں جنرل الیکشنز کے اوپر. ہم نے دیکھیں اپنی ساری چیزیں اسکروٹنی سے لے کے لسٹیں جو ای سی پی کا جو طریقہ تھا لسٹیں وہاں بھیجی تھی، اور کن کی بھیجی تھی جو جان پر کھیل کھیل کر سالوں سے کام کرتی رہی ہیں خواتین. ٹھیک ہے، جنرل الیکشن کے لیے بھی جنہیں کھڑا کیا گیا وہ بھی، اور ریزرو کے لیے جو لسٹیں گئی تھی. صحیح، میں خود جو ہے این اے پر نمبر 1 پر میرا نام آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا دیکھیں نشان، پھر راتوں رات ہمیں 200 کے قریب نشان ملے. پھر رب نے جو ہے پتہ دی انہیں نشان کے بدلے. یہ کس عدالت سے فیصلہ ہوا تھا؟ تو اس ایک واضح لاجک ہے، یہ دنیا نے دیکھا یہ ہوا. تو اس وجہ سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادب جیسے یہ وجہ ہے عدم اعتماد. جی ذرا وقت ذرا کم ہے. جی دیکھیں میری بہن جس طرح سے ایک دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ہم سے جو ہے نا اپنا سمبل چھینا گیا. تو دیکھیں جب خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آپ سے آپ کا الیکشن کا جو سمبل ہے، اپنا سمبل ہے، پارٹی سمبل ہے، وہ لے لیں گے یا ہم آپ کی. تو اس وقت بھی کہا گیا تھا، کئی دفعہ انہیں تنبیہ کی گئی لیکن وہ اپنی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکے. واٹ ایور جو بھی تھا ان کا سمبل لیا یا نہیں لیا تو یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس جانے کا ٹائم تھا. اینڈ ٹائم میں لیا یا نہیں لیا تو پھر بھی دوبارہ بھی کروائے ان لوگوں نے تو کیوں ایکسیپٹ نہیں ہوئے. تو یہ الیکشن کمیشن ایک مکمل طور پہ ادارہ ہے جس کا کام ہے، اور نہ صرف ان سے دوسروں سے بھی اگر کیا گیا تو میری بہن اگر اس کو ظلم کہتی ہیں تو غلط ہے. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ
मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं खान साहब को सियासी लीडर ही नहीं मानती। उसकी वजह ये है कि वो किसी भी सूरत में वो बैठने को तैयार नहीं होते, किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, हर एक पर उनके एलिगेशंस होते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ख़वातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, तो मेरी बहन ख़वातीन क्या आगा सराज दुरानी साहब के घर में जब छापे पड़े तो क्या उसके घर में ख़वातीन नहीं थी? क्या जब अदी फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया तो क्या वो खातून नहीं थी? उस वक्त रियासत मदीना नहीं थी? ठीक है, जब अपने पर आती है, मैं तो कहती हूँ कि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे जो आज करेंगे वो कल भरेंगे। कल अगर खान साहब ने किया, आज वो भुगत रहे, तो ये नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी हरीफों के ऊपर कभी भी मुकदमात दर्ज नहीं करवाए और उनको इस तरह से नीचा कभी नहीं दिखाया है जो इस वक्त ठीक है पीटीआई ने दिखाया या बकौल उनके TMNN कर रही है। हाँ, फौजिया साहिबा, एतराज़ को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि उनका कहना है कि वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो दीगर सियासी जमातों को भी दी गई, हक नहीं बनता। ये तो बस वही बात है ना कि ये एक चिट चैट ग्रुप है जो कि ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता और हमेशा नाराज़ ही रहता है और उसने नाराज़ ही रहना है। इसको अगर सारी असेंबली की सीटें भी दे देंगे तब भी ये नाराज़ रहेंगे, ये कभी खुश नहीं होंगे। ये सियासत और रियासत, इसको बड़ा सीरियस इशू है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये किसी की ईमा पर, किसी की ख्वाहिश पे फैसले नहीं होते। ये जो रिज़र्व सीट का है टॉपिक, ये एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है। अगर आप शुरू में कर लेते तो मैं इसको डिटेल आपको बताती। और इसमें सिंध का जो है वो बिल्कुल सेपरेट एक इशू है। मेरी बहन एकदम बहुत नाराज़ हैं मुझसे और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है ये इतनी ज़्यादा, देखिए जो सियासी वर्कर होते हैं ना, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़, उनकी बात करने का बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ हम कोई अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं लड़ने आए, ये हम उन अवाम की लड़ाई लड़नी है जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है। अब अगर तो कोई फ़ैसला आपके हक़ में होता है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, शादियाने बजाते हैं। जब आपका कोई फ़ैसला आपके हक़ में नहीं होता तो आप उसके पूरे ख़ानदान को संसार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ें गलत है, एतराज़ दुरुस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कुछ मुख्तसर कहिएगा फिर हम। फॉर्म 45 सबसे बड़ा सबूत है। मतलब ये मैंडेट का डाका कोई हमारी जेबों पे नहीं पड़ा, ये अवाम के वो वोट्स हैं जिस पर डाला गया है। ठीक है। और गलत तरीके से जो इनकी सीटें, सबको पता, इनके खुद के लोग ये तस्लीम करते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन क्या करे हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात, नहीं बीच में वक्त जरा कम है, बस मैं सिर्फ यही बात आपसे कहूंगी कि देखें हमारी ये कोई जाती जंग नहीं है, लड़ाई नहीं है। जमहूरी अमल को चलना ज़रूरी है। इस तरह की जो चीज़ है ये तारीख़ में एक स्याह बाब है बहुत बड़ा, और आज ये लोग कह रहे हैं कि यूँ कल ये इसका जब शिकार बन सकते हैं, इनको चाहिए था कि ये जमात इस्लामी की तरह खड़े होते और कहते कि हाँ जहाँ मैंडेट चोरी हुआ है वहाँ चोरी हुआ है, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं, वो भी तो एक दूसरी पार्टी है ना, हमारे साथ ही तो नहीं। और यकीन करें कि अदालतों में इस वक्त हमारे केसेस चल रहे हैं, वो वोटर्स खड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको गुस्सा, ये हमें मुख्तसर बताइए। कह रही है अखलाकी तौर पे ये होना चाहिए था कि हम नहीं ले रहे, हमारा ये बनता ही नहीं है हक। मुख्तसर रखिएगा फिर वाइंड अप। जी देखिए, मैं बता रही हूँ कि मेरी बहन जिस तरह अग्रेसिव हो रही हैं वो उनका अपना अंदाज़ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि फॉर्म 45 या 47 वट जो भी कहें वो, उसके लिए देखें इदारे मौजूद हैं और इदारों में जाएं। इस तरह की जो जंग है यानी टीवी टॉक शोज़ पे करें या खड़े होकर किसी भी अवामी प्लेटफॉर्म पे करें, मैं समझती हूँ कि वो नहीं होती है। आप इदारों के अंदर जाएं और वहाँ पे फैसले होंगे। यही तनकीद उन्होंने अदलिया पर भी की थी जिस पर आज ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं। चलें ठीक है, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।